तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वो जो सेवन कलर्ड नेल था, वांगलिंग के शोल्डर से फाइनली बाहर आ जाता है। अब आगे नेल बाहर आ चुका था और वो जो पंचेस के उनके इम्पैक्ट थे, उसकी वजह से वांगलिंग सीधा पहाड़ के नीचे गिरता है। तीनों बीच इस पर चार्ज करते हैं, बट वांगलिंग टनल के अंदर भाग जाता है। और ये जो तीनों ईगल्स थे, वो टनल के बाहर चिल्लाते रहते हैं, बट अंदर तो वो जा नहीं सकते थे। तो फिलहाल वो वापस लौट जाते हैं। अब टनल के अंदर इसे एक नया जगह मिलता है जहाँ ये बैठ जाता है, पिल्स वगैरह खाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। कुछ घंटे में ही इसकी इंजरीज हील होने लगी थी और एक ही काम ये कर रहा था, एंशियंट गॉड एनर्जी पूरे बॉडी में रोटेट करवा रहा था। समय निकलता है, 2 दिन गुजर चुके थे। वांगलिंग आंखें खोलता है। इसकी इंजरीज लगभग अब खत्म हो चुकी थी। ओरिजिन सोल भी अब ठीक ठाक रिकवर हो चुका था। ओरिजिन एनर्जी भी अब ठीक ठाक हो चुकी थी। वांगलिंग यहाँ से निकलता है और वैली में प्रकट होता है। सेवन कलर नेल को निकालता है और देखने लगता है। मतलब खतरा तो अभी भी इससे फील कर ही रहा था कि ये लकी था कि इसकी बॉडी एंशिएंट गॉड की थी और वो जो इसका तलवार था उसकी वजह से, नहीं तो ये मर चुका होता। और वांगलिंग का भी एक ही चीज़ था कि अब ये मेरा ट्रम्प कार्ड बन चुका है। जो निर्वाणा लेट फेस के भी बंदे होंगे वो इससे मारे जाएंगे। अब वांगलिंग स्पेस को खोलता है और ओल्ड मैन जो पांग का रिंग था उसे निकालता है। इस ट्रेजर का भी डिफेंस काफ़ी अच्छा था। एक चीज़ और निकालता है, मास्टर एशियन पाइन का वो जो नासेंट सोल था जैसा इसने पकड़ा था, और इसे ये अपने ओरिजिन ऑरा से भर देता है और रिफाइन करने लगता है। और सोचता भी है कि इसको घाटा काफ़ी हुआ है, लेकिन इसको फायदे भी काफ़ी हुए इस बैटल के दौरान। जैसे इसे वो जेड बॉटल का लिक्विड मिल गया, सेवन कलर्ड नेल, ब्लड नासेंट सोल और क्रिस्टल्स वर्ड। फिलहाल ये ट्राइडेंट के अंदर से क्रिस्टल्स वर्ड को निकालता है। अब वांगलिंग का एक ही मकसद था कि सीमा मो का जो कीव है वहां पर जाना। पांग डिकाई की जो मेमोरीज में इसने देखा था, मतलब जब पहली बार ओल्ड मैन पांग और एशन पाइन वगैरह आए हुए थे उन चीज़ों को, क्योंकि वो केव अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं था तो उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स तो थे ही। और वांगलिंग आगे बढ़ता है। सीमा मो की जो केव हो सकती है पांग डिकाई की मेमोरीज के हिसाब से ये वहां पहुंच चुका था। और वांगलिंग कुछ सोचता है, कैलकुलेट करता है और रेस्ट्रिक्शन आगे की तरफ बढ़ाता है। वैली जो कि नॉर्मल दिख रहा था वो पर्पल दिखने लगता है और इसे एक ब्लैक लाइट दिखती है जो कि लोगों को आगे जाने से रोक सकती है। पहला जो लेयर था वो इल्यूजन का था, बट वांगलिंग क्योंकि रेस्ट्रिक्शन मास्टर है तो ये जो सेकंड लेयर था जिसे हम ट्रू लेयर भी कह सकते हैं उसे देख पाता है। और यहाँ पर भी एक ब्लैक लाइट था जो कि टाइम रेस्ट्रिक्शन की ओर इशारा करता है। और इसके हिसाब से मतलब ये 20,000 साल पुराना तो होगा। जो जेड बॉटल के आसपास था जहाँ से एशन पाइन ने वो जेड बॉटल लिया था, वो वाला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसे खोला जा सकता है बट आपको ट्रेजर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अब वांगलिंग दिमाग लगाता है, इसके पास वो जो जेड था सीमा मो का, मतलब इसे वो जेड और पिल मिला था अगर आपको याद हो, तो वो जेड ये निकालता है। और वांगलिंग सोचता है यार क्या मतलब इत्तेफाक है कि मुझे इस बंदे का जेड मिला था बहुत समय पहले, पकड़ लो एक आधी 2 महीने पहले, और अब तो मुझे इसका केप भी मिल चुका है। अब जैसे जेड को आगे बढ़ाता है, टाइम रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है और जो ब्लैक लाइट थी यहाँ पर धीरे धीरे गायब होने लगती है, एक रास्ता बन जाता है। वांगलिंग अंदर एंटर कर जाता है, क्रैक फिर से बंद हो जाता है। अब अंदर में एक वैली दिखाई देता है जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1000 फीट चौड़ा होगा, बट 9 गुफाएं थी और हर एक गुफा एक पत्थर से ढका हुआ था। बीच बीच में रास्ते में कुछ कंकालें भी पड़ी थी। स्केलेटन को जब एक ध्यान से देखता है तो उसमें से भी 7 कलर लाइट चमक रही थी, जहाँ पर 3 जेड्स थे। तो वांगलिंग पहले जेड को उठाता है और उसके अंदर इसका डिवाइन सेंस एंटर करता है। अब इसे कुछ चीज़ें देखने को मिलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर आ पाऊंगा। उस समय की बात है जब मेरे अंकल मास्टर, मैं और मेरे बहुत सारे सेक्ट मास्टर, सेक्ट मेंबर्स इस जगह को ढूंढ रहे थे और उनके रिक्वेस्ट पर हम यहाँ थे। ये क्रैक काफ़ी स्ट्रेंज था। यहाँ पर 7 कलर लाइट भरी हुई थी पर दिखने में काफ़ी सुंदर था। मेरी जूनियर सिस्टर को ये 7 कलर लाइट काफ़ी पसंद था, तो मैंने उन्हें वादा भी किया था कि मैं लेकर भी आऊँगा। और गलती हमारी यही थी कि हम यहाँ पर आए। हमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जब हम इस 7 कलर रियल्म के काफ़ी गहराइयों में गए तो बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हुई। और अगर ये सीक्रेट कल्टीवेशन की दुनिया में लोगों को पता चल जाए तो बस मेरा क्लाउड सी स्टार सिस्टम ही नहीं, बल्कि ऑल हेवन, समन रिवर स्टार सिस्टम और ब्रिलियंट वॉइड, जिसे कि हम अलायंस भी कहते हैं, ये पूरे हिल जाएंगे। बट काफ़ी लेट हो चुका है। हमने अपनी उम्मीदें अपने ही हाथों से गंवा दी। हम पापी हैं। हमारे टीचर ने हमें फिर भगा दिया और मेरे पास कुछ रास्ता भी नहीं था। मैं कुछ सेक्ट मेंबर्स के साथ इधर फिर से आ गया और क्लाउड सी के लोगों की नज़र में गायब हो गया। इन फॉग को देखकर मुझे डर लगता है क्योंकि एक रहस्य है। शायद मैं इस जगह से कभी निकल ना पाऊँ। क्या ये सही है? बट मैं भाग्य पे विश्वास करता हूँ और मैंने जो भी था भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। और वांगलिंग इधर डिवाइन सेंस से इन्हें पढ़ते जाता है। मतलब इसके माइंड में उस बंदे जेड में जो भी रिकॉर्डेड था इसे दिख रहा था और फिर इसमें लिखा हुआ था कि 3 साल हो चुके हैं, सेकंड ब्रदर मर चुके हैं,
थर्ड ब्रदर भी मर चुके हैं। ये लोग लॉस्ट वन बन चुके हैं और इधर भटक रहे हैं। 4 दिन पहले मैंने इन्हें देखा था। वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे, बस मेरे आर पार निकल जा रहे थे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर आगे था कि 6 साल बीत जाते मुझे यहाँ पर आए हुए। मुझे एक जेड मिला जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है, टाइम रेस्ट्रिक्शन। मुझे इसे सीखना पड़ेगा। अंकल मास्टर जा चुके हैं, मतलब इस जगह की गहराइयों में। उन्होंने यही कहा था कि उन्हें एक आवाज़ मानो बुला रही है। समय और बीत रहा था। 11 साल हो चुके हैं मुझे आए हुए। मुझे टाइम रेस्ट्रिक्शन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। समय कितना बीता मुझे खुद नहीं पता, शायद 30 साल बीत चुके होंगे। एनलाइटेंड वंस ने एक बार और अटैक किया था। उनमें मैंने अंकल मास्टर को भी देखा था, और वो इस बार 5th ब्रदर और 6th ब्रदर को भी ले गए। फिर आई हैव मास्टर्ड, मैंने टाइम रेस्ट्रिक्शन को मास्टर्ड कर लिया। और जो भी हमारे सेट के बचे कुचे लोग थे, हमने एक काफ़ी बड़ा टाइम रेस्ट्रिक्शन बनाया इसी वैली में। 9th ब्रदर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि इस टाइम रेस्ट्रिक्शन को और मजबूत किया जा सके। मरने से पहले उन्होंने एक प्रॉमिस लिया था कि जब मैं यहाँ से निकलूंगा, यानी कि सीमा मुंह, तो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट में उनके लाश को लेके जाऊंगा, मतलब जो बची कुची हड्डियाँ वगैरह है। तो फिलहाल टाइम रेस्ट्रिक्शन की मदद से ये वैली प्रोटेक्टेड हो गई और ये जगह मेरा घर बन गया। लेकिन वो खुशी नहीं थी, वो घर वाला फील नहीं था। कुछ भी हो जाए, मुझे उन लोगों को बचाना पड़ेगा, जो भी कुछ लोग थे और जो भी चीज़ें थी। यहाँ पर वांगलिंग पूरा देख लेता है। अब ये दूसरे जेट को उठाता है और इसके अंदर इसका डिवाइन सेंस एंटर करता है। अब उसमें था कि 100 साल बीत चुके हैं, ना तो कोई रात है ना तो कोई दिन है। तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या समय चल रहा है। लेकिन टाइम रेस्ट्रिक्शन जो मैंने लगाया है उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कि 100 साल हो चुके हैं। लेकिन लग रहा है मानो हजारों साल बीत चुके हो। 13th ब्रदर ने खुद की बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी। मतलब ऐसा आप कैसे रह सकते हो, इसलिए वो मर गए। मेरे आसपास के लोग भी या तो लॉस्ट वन बन गए या तो एनलाइटेंड वन। केवल मैं, 16th ब्रदर और चौथे अंकल बचे हुए हैं। हम जानते हैं कि हम पापी हैं, यही शायद हमारे सजा भी है। लेकिन मैं झुकना नहीं चाहता हूँ। 130 साल बीत चुके हैं और आज के दिन को मैं नहीं भूल सकता। आज के दिन मेरे अंकल डिफाइंग वन बन चुके हैं, सब जा चुके हैं। 16th ब्रदर और मैं बस बचे हैं। मुझे एक मेथड समझा है कि मैं इन लोगों को बचा सकता हूँ, चाहे मैं मर भी जाऊँ। तो फिलहाल मैं 16th ब्रदर को छोड़कर वैली से बाहर निकल गया। मैंने 2nd ब्रदर और 3rd ब्रदर को लेकर आया और बाकी जो लॉस्ट वंस थे सभी को, 5th और 6th ब्रदर को भी, जो कि एनलाइटेंड वन बन चुके थे। 2nd अंकल को भी मैंने लेकर आया। अब इस जेड का जो इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब वांगलिंग तीसरे जेड को उठाता है। इसमें था कि 300 साल बीत चुके हैं, मैं हर जगह घूम चुका हूँ। मुझे एक ऐसा बीड मिला, ये जो डिफाइंग वंस है उनके भी स्पेल्स को ये सील कर सकता है। बट ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसके 4th अंकल जो है वो डिफाइंग वन है। उन्हें बचाने के लिए चीज़ें ये ढूंढ रहा था। 4th अंकल जहाँ पर पहली बार डिफाइंग वन से बैटल किए थे, ये वहाँ पर गया था और वहाँ के जो डिफाइंग वंस थे उनके ये स्पेल्स को इस डिफाइंग बीड से सील कर देता है। फाइनली मैं 4th अंकल को ढूंढ पाता हूँ, बट मुझे लगा नहीं था कि वो यहाँ पर होंगे। मैं फेल हो चुका था। मेरा बॉडी में एक 7 कलर का नेल एंटर कर चुका था। ये काफ़ी अजीब था, ये मेरी बॉडी को अंदर से गलाने लगा था। मैं कैसे भी वहाँ से भागा और वैली आया, लेकिन मेरी नज़रें ऐसा गायब होने लगी थी और मेरे दिमाग में पागलपन आने लगा था कि यहाँ के सभी लोगों को मार दूँ। तो सबसे पहले मैंने मेरे 16th ब्रदर को यहाँ से भगाया वैली से। उन्हें अपना आइडेंटिटी टोकन दिया, बीस्ट बोन दिया कि 10 साल बाद आना, मैंने ऐसा बोला। 16th ब्रदर चले जाते हैं और मैं वेट कर रहा था कि मेरा पागलपन पीक पर पहुँचेगा। और इस दौरान ये कहते हैं कि 2nd ब्रदर, 3rd ब्रदर, मेरे जो भी सेक्ट मेंबर्स थे, अगर आप लोग जागते और इन जेट्स को देखते, मतलब पढ़ते, तो आपको पता चल जाएगा कि इन 100 सालों 200-300 सालों में क्या हुआ था। मुझे बहुत सारे स्ट्रेंज बीड्स भी मिले थे। मुझे कुछ क्लूज भी मिला कि ये स्टोन बीड्स नेचुरल नहीं है, किसी ने इसे रिफाइन किया है। सबका साइज सेम था, इवन वेट वगैरह भी। मतलब कोई आया था यहाँ पर जो कि स्पेशल स्पेल से इन बीड्स को बना के गया था बहुत समय पहले। मेरा जो दिमाग था, मतलब जो कंट्रोल था, ख़त्म हो रहा था। मतलब कोई मेरे ओरिजिन सोल को मानो खींच रहा हो। लेकिन अचानक से मैंने खुद को शांत किया और एक क्रेजी आइडिया आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर मैं सफल हो गया तो मैं पागल नहीं होऊंगा, मैं शायद रीबॉर्न हो सकता हूँ। अब मेरा जो दिमाग था वो मानो मेरी बॉडी से निकल रहा था। मैंने एक बंदे को देखा, एक मिडिल एज्ड मैन को, जिसने ब्लैक रोब पहने थे और एक गोल तरह का मार्क बना हुआ था उसके 3rd आई पर। उसने अपना नाम सॉवरिन बताया। वांगलिंग इस दौरान एक ठंडी सांस लेता है और कुछ कदम पीछे हट जाता है। जेड की तरफ देखता है, स्केलेटन की तरफ देखता है। इसे विश्वास नहीं होता है कि सॉवरिन, क्योंकि वांगलिंग ने यह नाम सुना था। किंगलिन की गुफा में इसे पता चला था कि सील्ड रियल्म, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जिसे आप इनर रियल्म भी कह सकते हो, इसके बाहर में एक दुनिया है जिसे आउटर रियल्म कहा जाता है। वहाँ पर एक पावरफुल बंदा है जिसे लोग सॉवरिन कहते हैं। अब वांगलिंग को याद आता है कि जब एक बार ये मून गेजर सरपेंट के अंदर था, किंग शुई साथ में थे
वॉइड कोलैप्स कर गया था, तो वहां पर दो लोग प्रकट हुए थे। वो आउटर रियल्म के थे। मून का मार्क शायद उनकी बॉडी पर थर्ड आई पे बना हुआ था। हेवन डिफाइंग बीट नहीं होता तो वांगलिंग को वो पकड़ के ले जाते। और ओल्ड मैन ने जब वांगलिंग के पास हेवन डिफाइंग बीट को देखा था तो उसने वांगलिंग को सॉवरिन कहा था, सील्ड रियल्म का। तो वांगलिंग ये सब इन्फॉर्मेशन को समझ रहा था और सोचता है कि यार ये सेवन कलर्ड रियल्म, ये ऑल सीर से भी रिलेटेड है और सॉवरिन से भी। और ये वो सेवन कलर्ड नील जिसकी वजह से लोग पागल होने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं। ऐसा ही ब्रदर किंग शुई के साथ भी हुआ था। फिर इसे ओल्ड वर्विलियन बर्ड एम्परर की बात याद आती है कि ब्रदर किंग शुई जब कल्टीवेशन अलायंस में गए थे, मतलब वहाँ के हेडक्वार्टर में, तो वो दोबारा से क्रेजी हो गए थे। कुछ तो बात है, कुछ तो सॉवरेन से रिलेटेड है वहाँ पर भी। और वांगलिंग सोचने लगता है ऑल सीर, किंग शुई, सिमामो, सॉवरेन। अब वांगलिंग सिमामो के जो स्केलेटन था उसको ध्यान से देखता है। सिमामो के आसपास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, यानी कोई लाश में पागल नहीं हुआ था। मतलब उसका जो भी आइडिया था सॉवरेन से रिलेटेड वो सक्सेसफुल हो गया था। अब वांगलिंग एक चीज सोचता है कि वो बीस्ट बोन और जो जेड था, मतलब जो पिल का रेसिपी जिसमें था, वो यहाँ से निकला कैसे? 16th ब्रदर क्या सच में यहाँ से निकल गए थे? इसमें एक और चीज था कि इसमें यहाँ पर एक और बंदे का नाम मेंशन था, मतलब बस पर्सन जिसकी वजह से सीमामो और हेवन ब्रेकिंग सेक्ट वाले इस जगह के बारे में जाने थे। और सीमामो ने उस बंदे को दोबारा देखा था 100 सालों बाद। वांगलिंग ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। फिलहाल ये 9 गुफाओं की तरफ देखता है। पहले गुफा की तरफ बढ़ता है और जो यहाँ पर चट्टान था जो कि उसके मुंह को ढका हुआ था, उसमें ही अपनी ओरिजिन ऑरा को डालता है और रॉक यहाँ से हट जाता है। गुफा ज्यादा बड़ा नहीं था, 100 फीट के आसपास था। अंदर में ग्रे लाइट चमक रही थी और 10 बीड्स थे। सभी बीड्स पर फेंट रून बने हुए थे और वांगलिंग इन्हें पहचान लेता है। इसके मदद से आप संबंध स्पेल्स जो एशियन पाइन यूज कर रहे थे, डिफाइंग वंस वाला, वो यूज कर सकते हो। मतलब जो भी जेड्स में लिखा हुआ था बाहर में वो सब सही था। और वांगलिंग गैस कर लेता है जब इन्हें ध्यान से देखता है, यार ये तो एकदम हेवन डिफाइंग बीड के जैसे बनाए गए। मतलब जो भी था वो, उसे उसने हेवन डिफाइंग बीड को या तो देखा है या तो उसे पहले उसके पास हेवन डिफाइंग बीड रहा होगा। बस एक ही डिफरेंस था कि इस पर वो एलिमेंटल पैटर्न नहीं थे, जैसे 5 एलिमेंट पैटर्न, कुछ ब्लरी पैटर्न थे। अब वांगलिंग इतना तो गैस कर लेता है कि जो सॉवरिन है आउटर रियल्म वाला, इससे इसकी मुलाकात आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। और शायद इसे ये भी लगता है कि आउटर रियल्म वाले इसके बारे में जानते हैं। खासकर वो ओल्ड मैन जब आया ही था, मरा तो था नहीं, तो उसने तो बताया ही होगा। तो वांगलिंग इन 10 बीट्स को कलेक्ट कर लेता है, सब में स्पेल्स थे, और वांगलिंग इन पर अपना मार्किंग डाल देता है, स्टोरेज स्पेस में रख लेता है। अब ये यहाँ से बाहर निकलता है पहले गुफा से और सोचता है एशियन पाइन ने वो जो 7th स्पिरिट बुलाया था, यार वो कुछ आउटर रियल्म के पावर जैसा था। ये सोच रहा था और सोचता है कि एशियन पाइन इसका रहस्य क्या है। अब ये सेकंड केव में जाता है जहाँ पर इसे एक जायंट पिल फर्नेस मिलता है। हॉब्स भी पड़े हुए थे, ज़्यादातर सूख चुके थे, और कुछ बैग्स भी पड़े थे। तो वांगलिंग फिलहाल यहाँ से भी निकलता है, तीसरे गुफा में जाता है। यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे बट नॉर्मल रेस्ट्रिक्शन थे। वांगलिंग इन्हें हटा लेता है। यहाँ पर इसे एक फॉर्मेशन दिखता है, सर्कुलर फॉर्मेशन, कुछ ओरिजिन क्रिस्टल्स जो कि अभी भी मानो इस फॉर्मेशन को एक्टिव रखे हुए थे। और यहाँ पर 3 बॉटल्स पड़े थे। इस फॉर्मेशन में भी थोड़ा पावर टाइम रेस्ट्रिक्शन का था और इसे इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो पिल्स वगैरह रहे वो समय के साथ नष्ट ना हो। फिलहाल वांगलिंग इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है और तीनों बॉटल्स की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, बट फॉर्मेशन चमकने लगता है और एक डिस्ट्रक्टिव ऑरा वांगलिंग पर चार्ज करती है। लेकिन जो डायमंड फॉर्मेशन था वो इस दौरान इन लाइंस को रोकता है और वांगलिंग तीनों बॉटल को उठाकर यहाँ से निकल जाता है। और वांगलिंग यही सोचता है कि इन पिल्स को ऐसा स्टोर करना मतलब काफ़ी कीमती होंगे, और सभी मतलब पिल्स के अंदर में पावरफुल बीस्ट का सोल था। और वांगलिंग के सबसे रैंक 11 का पिल तो था, एक शायद रैंक 12 का भी था, और शायद एक तो इसे रैंक 13 का लगता है। लेकिन रैंक 11 का भी पिल आप जब तक निर्वाणा शटर के मिड फेज में ना हो इसे खा नहीं सकते हो, नहीं तो आपका ओरिजिन सोल कोलैप्स कर जाएगा। और वांगलिंग का अगर आप कल्टीवेशन देखो तो निर्वाणा क्लिंजर ही है अर्ली फेज में। बट वांगलिंग के पास एक मेथड था, ये रैंक 11 के पिल को निकालता है, फर्नेस में डालता है और 2 टाइम रिफाइनिंग करके इसके पावर को रिड्यूस कर रहा था। तो वांगलिंग फिलहाल इस काम में लगा था। वहीं मास्टर एशियन पाइन एक ऐसी जगह में बैठे हुए थे जहाँ पर फॉग काफी ज्यादा था। लेकिन इस दौरान काफी दूर में स्पेस में मानो क्रैक होता है और 3 लोग यहाँ पर प्रकट होते हैं। तीनों के कपड़े अलग थे, मतलब यहाँ के तो मतलब ये थे ही नहीं, और सबके थर्ड आई पर एक मार्किंग बना हुआ था। आगे वाला जो बंदा था उसके आंख पर लाइटनिंग चमक रहा था, लाइटनिंग मार्क था। दूसरे वाले पर फायर मार्क और तीसरे वाले पर मून मार्क था। और इनमें से एक पूछता है कि अच्छा तो तुमने ये जगह ढूंढा था, और ये काफी एक्साइटेड थे। एशियन पाइन इनके सोल के आसपास ये जो 7 कलर्ड फॉग था वो मर्ज हो रहा था और इनकी बॉडी दोबारा से बनने लगती है, और इनके थर्ड आई पर भी वही लाइटनिंग मार्क जैसा बनने लगता है। और ये गुस्से में कहता है कि उस बंदे ने मुझे फोर्स कर दिया, मैं अगर उसे मारा नहीं तो मैं इंसान नहीं। और फिलहाल ये आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि वो बंदा वैसे भी 7 कलर्ड नेल से इंजर्ड है, तो अगर मरा भी नहीं होगा तो मर रहा होगा, कहाँ छिपा है, बस उसे इन्हें ये ढूंढना था और मैं उसे ढूंढ भी सकता हूँ। ये एक बीट निकालते हैं, संबंध डिफाइंग वन,
फिर से वही चीज़ बोलते हैं और यहाँ पर एक शैडो प्रकट होता है। अब ये बंदा दिखता कैसा था वो पता नहीं चलता, बट लेकिन यहाँ पर जो भी एरिया है वो मानो देख सकता था। और एशियन पाइन इससे पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। ब्लरी फिगर एशियन पाइन की तरफ देखता है। इसकी आंखों में मानो 7 लाइट्स चमक रही थी और एशियन पाइन उसे देख पा रहे थे, उसके अंदर सब चीज़, और अवाक रह जाते कि सीमा मुंह की गुफा में उसने वहां के रेस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया जबकि वो सीरियसली इंजर्ड था। फिलहाल एशियन पाइन उधर ही चार्ज करता है। इधर वांगलिंग जो पहला गुफा था वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, गुफा को बढ़ाता है और मॉस्किटो बीस्ट को रिलीज कर देता है। तो उसे वांगलिंग का प्लान पता था और वांगलिंग यहाँ पर वो जो म्यूटेटेड बीस्ट बना रहा था उसे भी छोड़ देता है क्रिस्टल्स के साथ, और वही 5 पॉइजन मेथड यूज करने वाला था। इस म्यूटेटेड बीस्ट के पावर से ये मॉस्किटो बीस्ट के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ताकि मॉस्किटो किंग और स्ट्रांग बन सके। तब जाकर के जब ये मॉस्किटो किंग ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो जो विंड सेलेस्टियल रियल में बहुत सारे मॉस्किटो बीस्ट है उन्हें कंट्रोल कर पाएगा। तो फिलहाल जो ये पर्पल मॉस्किटो बीस्ट था वो जो बीस्ट सोल था उसकी तरफ चार्ज करता है, फाइट करता है और उसे डेवोर कर जाता है। और फिलहाल जो रेस्ट्रिक्शन वांगलिंग ने लगाए थे और ओरिजिन क्रिस्टल्स की मदद से ये सभी पावर मॉस्किटो बीस्ट की बॉडी में एंटर करता है। वांगलिंग यहाँ पर थोड़ा सा अपना डिवाइन सेंस छोड़ देता है और फिर दूसरे वाले गुफा में पिल पर फोकस करता है। समय निकल रहा था, 2 दिन और निकल जाते हैं। फायर को ये बुझा देता है अब, मतलब फायर से जो रिफाइन कर रहा था, और पिल की जो खुशबू थी अब फैलने लगती है और ये जो लिक्विड में बदल जाता है पिल, इसे वांगलिंग 3 बॉटल्स में स्टोर कर लेता है। अब इसने बेसिकली पिल के पावर को थोड़ा वीक कर दिया था, 3 भागों में बांट लिया था। तो पहला वाला जो बॉटल था उसे ये निकल जाता है और फील करता है कि इसके माइंड में मानो एक बीस्ट बन रहा था। वांगलिंग एक स्ट्रेंज स्टेट में जा चुका था और हेवेंस को समझने की कोशिश दोबारा से शुरू करता है। बीस्ट का जो भी एक्सपीरियंस था ये फील कर पा रहा था कि कैसे उसने स्ट्रगल किया था अपनी मृत्यु से बचने के लिए, सरवाइव किया था इतने लंबे समय तक। फिर ये दोबारा एक घुट मारता है और इसी प्रोसेस में लगा रहता है, डाओ सीकिंग और एनलाइटमेंट में। ये चाहता तो कल्टीवेशन जल्दी इंप्रूव कर लेता, लेकिन इसका डाउ हार्ट उतना स्ट्रांग अभी नहीं है। तो पहले डाउ हार्ट को स्ट्रांग करो फिर कल्टीवेशन को बढ़ाओ। फिलहाल ये अपने वही ट्रू और फॉल्स डोमेन को इंक्रीज कर रहा था, एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा था। तो समय निकलता है, पहला बॉटल वांगलिंग पूरी तरह से खत्म कर चुका था। फिलहाल इसके दिमाग में एक चीज चल रहा था कि अगर गलत कुछ भी नहीं है तो सही भी कुछ भी नहीं है, सही भी नहीं है तो गलत आया कहाँ से। सेकंड बॉटल फिलहाल ये अब पी रहा था। तो फिलहाल ये अपने डाव को कंफर्म करने में लगा था। अब इसका जो डाओ पावर था ये फैलना शुरू होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे डाउस थे जो लोग मरे थे या बीस्ट वगैरह, तो उनके डाउस को भी ये देख सकता था। धीरे धीरे तीसरे बॉटल को भी कंज्यूम कर जाता है, सब चीज़ भूल चुका था और डाओ की तलाश में इस दुनिया में मानो भटकने लगता है। इसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, एनलाइटेंड प्रिजनर ऑफ द टाउ ऑफ द हेवन। सभी लोगों को कैलामिटीज तो झेलना ही पड़ेगा, बस एक विचार चाहिए इस प्रिजन से निकलने के लिए, जेल से निकलने के लिए। मतलब लोगों को विल ऑफ द हेवन से निकलना चाहिए और पाथ टू द लाइफ उसे पाना चाहिए। कि कोई सही डाव को नहीं जानता, ये सब चीज़ें इसके दिमाग में आती रहती है। मतलब जो पहले इसने वो देखा भी था और अभी भी इसे सुनने को मिलता है। मतलब बहुत सारे डाउ इंटेंट्स इधर फैल रहे थे। एशियन पाइन इधर आ चुके थे 2 दिन पहले, लेकिन जब ये ऑरा फैलना शुरू होती है तो मानो ये आगे बढ़ ही नहीं पाते। डाओस का मानो एक डोमेन बन चुका था, एक वर्टेक्स। वांगलिंग एक अलग मेथड से इन बाकी लोगों के भी डाउस को देखता था जो यहाँ पर थे और कंफर्म करने की कोशिश करता था ट्रू और फॉल्स डोमेन को, कि सही क्या है गलत क्या है। एशियन पाइन यहाँ पर बैठ जाते हैं और इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी इस चीज़ की वजह से उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो लॉस्ट वन वगैरह थे वो भी आ चुके थे, मानो ये भी डाओ को समझने की कोशिश कर रहे थे। एनलाइटेंड वन का भी सेम हाल था, वो भी इधर ही आते हैं। सभी लोग मतलब वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं और कुछ वो भी बोल रहे थे। सब चीज़ जो हो रही थी वो वांगलिंग के इर्द गिर्द हो रही थी, मतलब वांगलिंग सेंटर में था। तो मानो डाओ यहाँ का रिफाइन होने लगता है, क्योटिक डाउस बढ़ने लगते हैं। लॉस्ट वन और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर जो भी डाओ इंटेंट्स थे वो इन्हें अब्जॉर्ब करने लगते हैं। और फिलहाल अब ये लोग शांत हो जाते हैं, मतलब एनलाइटेंड वन शांत थे, आंखें बंद कर लेते हैं, मानो ये वांगलिंग के डाओ को समझ रहे हो। रैंक 12 के बीस्ट वगैरह भी शांत हो चुके थे और वांगलिंग के डाओ को मतलब इसके साथ मानो समझ रहे हो। अब वांगलिंग की समझ अलग थी, लाइफ और डेथ रेनकार्नेशन साइकिल को ये समझ चुका था, जिसकी वजह से स्ट्रगल करता है। और इसे अब समझ में आता है कि कर्मा नाम की भी चीज़ है जो लाइफ और डेथ से जुड़ी हुई है। जब वांगलिंग कर्मा पे पहुंचता है तो इसे लाइफ और डेथ से मतलब ही नहीं था, इसे दुनिया की असली मीनिंग समझना था। मतलब इसे कार्मिक कॉज, कार्मिक इफेक्ट का पता चलता है। सब चीज़ का अपना कर्म है, कर्मा को भी इसकी समझ हो जाती है। उसके बाद इसका दिमाग और इवॉल्व होता है तो इसकी नज़र में दुनिया अलग हो जाती है। मतलब ये हेवेंस इसका हेवेंस नहीं है, ऐसी चीज़ है। बाकी लोग सर्च करते हैं कि यार हेवेंस है, वो हमें पनिश करेगा अगर हम गलत करेंगे, बट वांगलिंग की नज़र में समझ में अब ये चीज़ें नहीं थी। मतलब कर्मा से ही चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और जब किंग लिन इसकी बॉडी को पोजेस करते हैं तब जाकर के इसका डोमेन थोड़ा इवॉल्व होने लगता है, कर्मा डोमेन कंप्लीट हो जाता है। और अब इसे ट्रू और फॉल्स समझना था, सही और गलत। नॉर्मल लोग इसे समझ भी नहीं सकते,
कुछ कुछ ये हेवनली डाउ लेवल का चीज था। बहुत सारे लोग इस लेवल के आसपास पहुंचे थे, बट बहुत कम ही थे। एक तरह से एक ग्रैंड डाउ था, डाउ नहीं। डाउ जो इवॉल्व होते होते इस लेवल पे पहुंच जाए। तो जो रैंक 11 का पिल था, जिसे ये 3 भागों में बांटा था, फिलहाल उसे ये कंज्यूम कर चुका था। और ये और भी जो बहुत सारे पिल्स थे रैंक 8, 9 और 10 के, उन्हें खाता है। समय के बारे में तो ये भूल चुका था। इसकी समझ बढ़ते जाती है। बहुत सारे बीस्ट वगैरह के सोल की मदद से ये डाउ को समझने की कोशिश करता है। एशियन पाइन इधर स्ट्रगल कर रहे थे अपने दिमाग को सुरक्षित रखने में। और ये जो डाउ इंटेंट था ये फैलना शुरू हो चुका था, पूरे 7 कलर्ड रियल्म को घेरने लगा था। वांगलिंग का माइंड इसकी बॉडी से निकलता है, ये वैली से बाहर जाने लगता है। पेल्स देखता है, एनलाइटेंड वन के आसपास से गुजरता है, उनकी बॉडी थोड़ी सी ट्रेम्बल कर जाती है। लॉस्ट वन के आसपास से गुजरता है, फियर्स बीस्ट के आसपास से। और वांगलिंग जब एशियन पाइन के पास से गुजरता है तो मानो उनका डाउ हार्ट कोलैप्स कर जाएगा। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बट वांगलिंग को इंटरेस्ट नहीं था, बस इसे अब डाउ को समझना था। अब इसका डिवाइन सेंस एक बर्ली मैन को देखता है जो गुफा में बैठा था, पैनिक की अवस्था में था। वांगलिंग का माइंड यहाँ से भी आगे निकल जाता है। ये बंदा अब शांत होता है। आगे बढ़ते बढ़ते ये वही लाइफ और डेथ रेस्ट्रिक्शन जो एनालेशन से मिक्स था उसे देखता है, जहाँ पर वुमेन थी अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। कभी यह वुमेन मिडिल एज मैन हो जाती, वुमेन बन जाती, तो कभी ओल्ड, तो काफी सुपर ओल्ड, तो कभी एकदम यंग। वांगलिंग यहाँ से भी आगे निकल जाता है। टाइम रेस्ट्रिक्शन भी वांगलिंग को रोक नहीं सकता था। वांगलिंग एक माउंटेन से गुजरता है जहाँ पर एक स्टोन था, उसमें से एंशिएंट टोरा आ रही थी, बट इससे भी ये पार कर जाता है। सेकंड माउंटेन पर पहुंचता है जो कि टाइम रेस्ट्रिक्शन से प्रोटेक्टेड था, जहाँ पर इसे एक स्टैचू दिखाई देता है और वहां पर लाइटनिंग मार्क चमक रहा था। यहाँ पर ये 7 कलर का एक ऑर्ब देखता है। यहाँ पर भी रैंक 7 से लेकर रैंक 13 तक 20 सोल्स को सील किया गया था। इस गुफा में ये एक यंग गर्ल को देखता है जो कि वो जो ओल्ड वुमेन थी उन्हीं के जैसे दिखती है। यहाँ पर एक स्पेस भी था अलग से। यहाँ पर भी एक टैबलेट देखता है, इससे वही स्केलेटन दिखता है जिसके जो दोनों हाथ थे 7 कलर्ड नेल से जमीन में धंसे हुए थे। और उसके कंकाल पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे अवेयर द पाथ ऑफ कल्टिवेशन। वांगलिंग उसे पढ़ता है। वांगलिंग का माइंड फ्लक्चुएट करता है, ये इस जगह से निकल जाता है। थोड़ा कंफ्यूज था। और पहली बार ये 7 कलर्ड रियल्म का गहराई थे काफी, एकदम अंदर वाले हिस्से, वहां पर एंटर करने लगता है। यहां पर जो फॉग था काफी डेंस था, बट वांगलिंग का माइंड रुकता नहीं है। यहाँ पर ये 3 बंदों को देखता है जो कि आगे बढ़ रहे थे। खास करके वो जो बंदा जिस पर मून मार्किंग था उसे ये पहचान लेता है, क्योंकि ओल्ड मैन के साथ ये बंदा आया हुआ था। लाइटनिंग मार्क वाला जो बंदा था वो बोलता है, यार मैंने एक ऑरा फील किया अपने थंडर क्लैन के एंसेस्टर का। फ्लेम मार्क वाला भी बोलता है कि हाँ मुझे भी कुछ वैसा फील हुआ कि कोई मेरे फ्लेम क्लैन से एंसेस्ट्रल मार्क से रिलेटेड है, और मानो मेरे जो बॉडी के अंदर वो ये फ्लेम पावर है ये निकल जाएगा। मून मार्क वाला कुछ नहीं बोलता है, बस उसका एक्सप्रेशन बदलता है। वांगलिंग की ऑरा इन तीनों के आगे निकल जाती है। और जो क्रिशेंट मार्क वाला बंदा था यानी मून मार्क वाला, उसे लगता है उसे कुछ तो फील हुआ, बट ये सोचता नहीं यार ये वो बंदा नहीं हो सकता। और तीनों को लगता है मानो इनके अंदर एक पेन था, ये कोलैप्स कर जाएंगे। बट वांगलिंग के आगे बढ़ने की वजह से ये फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। बट इनके अंदर का लालच बढ़ जाता है कि यार वो जो भी बंदा था उसके अंदर फ्लेम पावर था, तो अगर मुझे वो फ्लेम मिल जाए तो मेरा पावर बढ़ सकता है। लाइटनिंग मार्क वाला भी कुछ वैसा ही सोचता है, बस मून मार्क वाला बंदा जाना नहीं चाहता था। ये बस यही सोच रहा था, क्या ये वही बंदा है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। यही सब इसके दिमाग में चल रहा था। वांगलिंग का माइंड और आगे बढ़ता है एक माउंटेन पीक की तरफ, लेकिन अचानक से वहां से एक डिवाइन सेंस निकलता है और इसे रोकता है। वांगलिंग के माइंड से आके टकराता है। वांगलिंग जो थोड़ा कंफ्यूज था अब शांत हो जाता है। अब ये बंदा बोलता है, लंबा समय हो गया जब से मैंने इतना प्योर डोमेन देखा है। और भी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सेंस अब वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। 7 कलर रियल्म का पावर चेंज होने लगता है, मतलब आसमान बदलने लगता है। और ये जो पावर था ये वांगलिंग को पकड़ने को देखता है। वांगलिंग तुरंत ही पीछे हटने लगता है। इस दौरान पहाड़ी से एक वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन बाहर आते हैं और ये ओल्ड मैन चिल्लाते हैं कि तुम मेरे सामने इल्यूजन्स यूज करोगे, और क्योंकि तुम मेरे दरवाजे तक आए हो, इतना प्योर डोमेन है, एनलाइटेंड वन से भी ये 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। ये आगे बढ़ते हैं, बट वांगलिंग ने जो भी क्योटिक डोमेन्स बनाए थे यहाँ पर लोगों की मदद से, उन सभी डोमेन्स को ये आगे बढ़ाने लगता है और इन्हें समझाता है कि मैं डोमेन समझ रहा था, मेरा दिमाग यहाँ पर गलती से पहुंच गया, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। ओल्ड मैन भी चौंक जाते हैं जब ये देखते हैं वांगलिंग का, क्योंकि यहाँ पर इल्यूजनरी फिगर दिखाई देता है और वांगलिंग माइंड स्पेल बना सकता था, जबकि ये इस इंटेंट में है तो भी इतने सारे क्योटिक डाउ इंटेंट्स। तो ये बंदा भी अब अटैक नहीं करता है और अपने माउंटेन में लौट जाता है। फिलहाल वांगलिंग अपनी बॉडी में वापस आ जाता है, बट जब ये आंखें खोलता तो इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट था। इधर जो भी डाउ इंटेंट्स क्योटिक डाउ इंटेंट्स इसने बनाए थे वो एक ब्लैक बॉल ऑफ लाइट में कंडेंस होकर वांगलिंग के हाथों में आ जाते हैं। फिर से वो जो लॉस्ट वन वगैरह थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। एनलाइटनमेंट फिर से कुछ बोलने लगते हैं। रैंक 12 बिस्ट भी जो कि एकदम शांत हो गए थे वो फिर से गर्जना करने लगते हैं। इधर ये जो ब्लैक लाइट था इसे वांगलिंग ब्लैक क्रिस्टल में बदल देता है और अपने बैग में रख लेता है। मतलब जो भी वांगलिंग ने पिल्स खाए थे उसकी मदद से ये बने हुए चीजें क्योटिक डाउ इंटेंट्स
ये जो चीज़ था, ये आराम से एक निर्वाणा शैटर के बंदे के भी डाउ हार्ट को कोलैप्स करवा सकता है। बट वांगलिंग ये सोचता है कि वो ओल्ड मैन गार्ड क्या कर रहा है। ओल्ड मैन इस पर अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो किसी चीज़ की सुरक्षा कर रहा था और वहां से निकल नहीं सकता था, और उसका पावर लेवल निर्वाणा शटर के लेट फेज में था। अब इसकी नज़रें उन तीनों बंदों पर पड़ती है जिन्हें ये रास्ते में मिला था। खास करके मून मार्क वाले बंदे को तो पहचान लेता है, और ये भी सोचता है ये जगह सॉवरेन से रिलेटेड है, यानी आउटर रियल्म से, इसलिए शायद वो आ रहे हैं। वांगलिंग के डोमेन की समझ बढ़ चुकी थी, खास करके वो जो स्केलेटन के ऊपर जो कुछ वर्ड लिखे हुए थे उसे पढ़ के। ये आराम से अब निर्वाणा क्लिंजर के मिड फेज में पहुंच सकता था, बस पावर को थोड़ा सा स्टेबल करना था। बट वांगलिंग अब एशन पाइन की तरफ बढ़ता है। एशन पाइन रिकवर कर चुके थे और इन्हें मारना जरूरी है क्योंकि उसे मेरा लोकेशन भी मिल चुका है। इस बंदे के पास कुछ तो है। एशन पाइन को यह भी समझ में आ चुका था जब इनके आसपास से वांगलिंग का माइंड गया था कि ये बंदा इनलाइटनमेंट हासिल कर चुका है, इसका डोमेन बढ़ चुका है, इसका कल्टीवेशन बढ़ने वाला है। तो इनका एक ही मकसद था कि कल्टीवेशन बढ़ा नहीं होगा, स्टेबल करना पड़ेगा उसे, तब तक मार देता हूँ। और ये दिमाग लगाते कि यार सही नहीं है, मैं फंस सकता हूँ, तो यहाँ से भागने को देखते और मैं इस जगह को ही सील कर दूंगा। तो लूजी हाओ यानी वांगलिंग बाहर ही नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता इवन जो मेरा साथी था ओल्ड मैन पांग, उन्हें भी नहीं पता था। मैंने उसे उतना ही बताया था जितना मुझे बताना था। ये भाग ही रहे थे, तभी वांगलिंग अचानक से प्रकट होता है और वांगलिंग एंशिएंट गॉड फर्नेस से पोजीशंस को स्विच कर देता है। एशन पाइन को समझ में नहीं आता यार ऐसा कैसे। ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इस मौके का वांगलिंग फायदा उठाता है, इनके करीब आता है और एक पावरफुल ओरिजिन एनर्जी से ये इन पर अटैक करता है। ये बहुत फास्ट होता है, एशन पाइन को मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन एशन पाइन इस दौरान इनके आसपास 7 ब्लडी नासेंट सोल्स प्रकट होते हैं। एक लाइटनिंग मार्क चमकता है इनके थर्ड आई पर और इस ओरिजिन एनर्जी पर अटैक कर देता है। कोलिजन काफी खतरनाक था। इधर चेन टाइजोन जो यहाँ से दूर नहीं था, वो ये बैटल देख रहा था। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।